तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था स्टेट्स ऑफ बॉडी इन काइनेमेटिक्स। एक तो आपका बॉडी और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होता है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है। टाइम t इक्वल टू t1, टाइम t इक्वल टू t2, t3, टाइम बढ़ते जाएगा, पर वो है वहाँ पे छोटा है। देर इज नो चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एट रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। और एक केस आपका ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है, कंटिन्यूस चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका मोशन एक ही डायरेक्शन में होता होगा और इसका स्पीड भी कांस्टेंट है। जैसे मैंने लास्ट पीरियड में 5/2, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, 5/2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5/2 मीटर पर सेकंड। ध्यान में आया होगा कि हर एक 2 सेकंड में 5 मीटर, इस 2 सेकंड में 5 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकंड में 5 मीटर। तो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है इन ईच इंटरवल ऑफ 2 सेकंड। तो यहाँ का स्पीड कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5/2, 5/2, 5/2 एवरीवेयर। तो इसका स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कांस्टेंट है। इसका मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अब बोलोगे कि योर ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन। यूनिफॉर्म मोशन भी है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी सेम है। तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन। तो आपके ऑब्जेक्ट के 2 ही स्टेट होते हैं, एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन। आपका ऑब्जेक्ट एक तो द स्टेट ऑफ रेस्ट होता है या इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन होता है, और 2 ही स्टेट होती है। अब इसके मोशन में अगर उसका स्पीड चेंज हो गया, एक तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या फिर डायरेक्शन चेंज होगा, या फिर दोनों भी चेंज होंगे। मतलब देयर इज चेंज इन इधर स्पीड और डायरेक्शन, मतलब देयर इज चेंज इन वेलोसिटी सपोज। अब इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जब चेंज होगा, ध्यान में आया होगा, वेलोसिटी चेंज होना मतलब एक तो स्पीड चेंज होता है या फिर डायरेक्शन चेंज होती है या दोनों भी चेंज होते हैं। तो आपके ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो गया। अब स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन नहीं होगा, या फिर रेस्ट का ऑब्जेक्ट मोशन में आता होगा, फिर भी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो गया। तो आपके ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कब होता है देखना है, बता भी दिया था, पर अभी ये दोनों ही स्टेट होती है। और ये भी बोला था आपका ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, उसका स्पीड v1 होगा, इधर डायरेक्शन है, इसका मतलब वेलोसिटी v1 है, और यहाँ पे चला गया और यहाँ पे उसका स्पीड v2 हो गया, डायरेक्शन सेम होगा, मतलब वेलोसिटी v2 हो गया। यहाँ पे टाइम t1 था, यहाँ पे टाइम t2 हो गया। तो बताइएगा चेंज इन वेलोसिटी dv बार कैसे निकालते हैं? v2 बार माइनस v1 बार, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगा? dt इक्वल टू t2 माइनस t। फिर हमको बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगा? dt। और उतने टाइम में वेलोसिटी कितने से चेंज हुआ? dv बार। तो पर सेकंड वेलोसिटी कितने से चेंज होगा? dv बार बाई dt। इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। और पर सेकंड जो चेंज होता है उसको रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। तो इसको मैं बोलूँगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, समझा, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। आपने देखा है ऊपर है वेलोसिटी का चेंज, और वेलोसिटी का चेंज मेजर करोगे मीटर अपॉन सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम सेकंड।
तो मीटर अपॉन सेकंड सेकंड का स्क्वायर। इसके पहले का लेक्चर देख लो, एक्सप्लेन किया था। तो मैंने बोला एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है। और वेलोसिटी चेंज होना मतलब कौन चेंज होना? स्टेट। इसका मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता होगा? एक्सेलरेशन। देखते हैं नेक्स्ट। तो एक्सेलरेशन का पहला डेफिनेशन आपने देखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बात करते हैं नेक्स्ट। आपका ऑब्जेक्ट पहले पोजीशन ए पे होगा और इधर से कहीं से आया होगा लीनियर पाथ पे, और यहाँ पे उसका स्पीड था 20 मीटर पर सेकंड। कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। और डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है सेम, तो इसको मैं वेलोसिटी बोलूँगा टुगेदर। अब आपका ऑब्जेक्ट उसी पाथ पे गया और पोजीशन बी पे गया। यहाँ पे उसका स्पीड हो गया होगा सपोज 40 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन सेम है, और स्पीड विथ डायरेक्शन को वेलोसिटी बोलोगे। तो यहाँ का वेलोसिटी v1 बार 20 मीटर पर सेकंड और यहाँ का वेलोसिटी v2 बार 40 मीटर पर सेकंड। क्या वेलोसिटी सेम है कि चेंज हुआ? चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि उसका स्पीड चेंज हुआ। अब थोड़ा सामने बात करते हैं। स्पीड चेंज हुआ, 20 का 40 हुआ, पर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ। और यहाँ पे टाइम t1 इक्वल टू सपोज वो पहले था 0 सेकंड पे, और यहाँ पे जब देखा तब टाइम हो गया होगा 5 सेकंड। तो इसको बोलूँगा टाइम t1, इसको बोलूँगा टाइम t2। तो हमको बताओ, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगा dt इक्वल टू t2 माइनस t1। भाई t2 का वैल्यू कितना था? 5 माइनस t1 का वैल्यू 0, मतलब कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। अब यहाँ से यहाँ तक गया तो वेलोसिटी भी तो चेंज हुआ। कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना था? 40। इनिशियल कितना था? 20। 40 माइनस 20 कितना आता है? 20। काय में मेजर किया होगा? मीटर पर सेकंड। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ए बार से डिनोट करोगे। कैसे निकालते हैं? dv बार बाई dt। बताइए dv बार का वैल्यू कितना था? 20 प्लस 20 था कि माइनस 20 प्लस 20, और dt का वैल्यू कितना था? 5। dv बार काय में मेजर किया? मीटर पर सेकंड, और अपॉन में टाइम काय में मेजर किया? सेकंड। तो इसके यूनिट क्या आएंगे? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। लिख देता हूँ, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। सॉल्व किया तो 20 अपॉन 5 कितने आते हैं? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है बेटा ये? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। 4 है प्लस, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। और फाइनल वेलोसिटी 40 था, इनिशियल 20 था, तो चेंज 40 माइनस 20 पॉजिटिव आता है। टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, टाइम तो बढ़ते जाता है। फाइनल टाइम इनिशियल टाइम से ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव था, देयरफॉर एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव था। कैसे था? पॉजिटिव। समझा? अब और एक केस बताता हूँ। आपका ऑब्जेक्ट इधर से कहीं आया, पोजीशन ए पे होगा, और यहाँ पे उसका स्पीड होगा 40 मीटर पर सेकंड, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो स्पीड विथ डायरेक्शन को हमने क्या बोलना है? वेलोसिटी। तो बताओ, इनिशियल पोजीशन पे उसका वेलोसिटी कितना है? 40 मीटर पर सेकंड, और उसी डायरेक्शन में गया
और पोजीशन बी पे चला गया, और अब यहाँ पे उसका स्पीड हो गया v2 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड सपोज, और वही डायरेक्शन है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकंड है। और अगेन यहाँ पे जब आपने देखा तो टाइम हुआ था 0 सेकंड, और यहाँ पे देखा तो टाइम हो गया था 5 सेकंड। अगेन आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस निकालना है, तो एक्सेलरेशन ए बार का फॉर्मूला आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन टाइम कैसे निकालते हैं? फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम, बराबर है। अब बताइए v2 बार का वैल्यू कितना है मैग्नीट्यूड में आपके पास 20, v1 का वैल्यू कितना है 40, t2 का वैल्यू कितना है आपके पास 5 सेकंड, t1 का वैल्यू था 0। 20 माइनस 40 कितना होगा? -20 अपॉन में 5, और -20 अपॉन 5 कितना आता है? -8, सॉरी -4। अब ये चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड, तो इसका यूनिट क्या आएगा बेटा? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो बताओ इस केस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इक्वल टू कितना आया? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव है। और जब निगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो आपके ऑब्जेक्ट का स्पीड कम कम होते जाता है, और किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का स्पीड कम होता है, इसका मतलब इसको कोई ना कोई रिटार्ड करता है, उसको कोई ना कोई अपोज करता है, कोई ना कोई उसको पीछे खींचता है। समझा भाई? जैसे आपका कोई छोटा सा व्हीकल होगा, कोई टॉय कार है, चलती है फ्लोर पे, आप पुश करते हैं, वो चलती है पर उसका स्पीड कम कम होते जाता है और फाइनली वो रुक जाती है, स्टॉप होती है। तो इसको टायर्स ऑफ ए व्हीकल एंड फ्लोर दोनों में जो फ्रिक्शन होता है वो पीछे खींचता है, रिटार्ड करता है। तो ऐसे मोशन को रिटार्डेड मोशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ निगेटिव, उसको डिसेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलने का बेटा? डिसेलरेशन प्रोड्यूस्ड, DECELERATION, डिसेलरेशन प्रोड्यूस्ड। तो व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज मीन बाय डिसेलरेशन? तो अब शॉर्टली बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, and negative acceleration produced is called as deceleration. Generally deceleration gets produced in retarded motion. Retarded motion मतलब that one motion in which final speed is less than initial speed. Initial speed ज़्यादा होता है और final speed कम होता है, ऐसे मोशन को बोलते हैं retarded motion। तो ये होता है मैन एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन प्रोड्यूस। तो ध्यान में आ गया? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं वो पॉजिटिव है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो आपका स्पीड बढ़ते जाता है, मतलब आपकी बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, विथ टाइम स्पीड बढ़ते जाता है। तो ऐसे मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग द मोशन if speed goes on increasing, that motion is called as accelerated motion, और accelerated motion में final speed greater than that of initial, तो acceleration आपका पॉजिटिव होता है। और जब during the motion of an object speed goes on decreasing, speed कम कम होते जाता है, final velocity initial velocity से लेस आती है, acceleration निकाला तो नेगेटिव आता है, that negative acceleration is called as deceleration produced, and such type of motion in which speed goes on decreasing, that one called as decelerated motion या retarded motion। ध्यान में आया? तो मेरे कॉन्सेप्ट मैन, व्हाट इज मीन बाय मास सबको पता है, व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस, व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज मीन बाय स्पीड, व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी, व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, और साथ में रिटार्डेशन भी आपने देखा। ये तो हमारा बेसिक टॉपिक था रिलेटेड टू मोशन, पर हमको ये पढ़ना ही नहीं था, हमको जस्ट वन काइनेमैटिक्स, सॉरी फोर्स एंड प्रेशर पढ़ना था। तो फोर्स के लिए मैंने इतना प्रोग्राम बता दिया, ध्यान में रखो। अब मेरा कोई ऑब्जेक्ट है,
और मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया, इसका मास होगा 50 ग्राम, समझा। अब इतना छोटा मास है 50 ग्राम का, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इज 50 ग्राम है। हाथ में लिया तो आप उठा के भाग सकते हैं, वो लाइट है, हल्का है। और हल्का है मतलब उसका जो प्रॉपर्टी है जो कि लाइट है उसको बोलते हैं इनर्शिया। और क्लियर करता हूं व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया। और एक मेरे पास बॉडी है और इसका मास होगा सपोज 50 kg, और बच्चों आपको इसको उठाने के लिए बोला तो आप उसको उठा नहीं पाते, लिफ्ट अप नहीं कर सकते। कोई बच्चा गया छोटा सा और इसको उठा रहा है तो उठा नहीं पाएगा। मैंने बोला बेटा बोल क्यों नहीं उठा पा रहा, तो वो क्या बोलेगा, सर बॉडी बहुत हेवी है। ये जो हेवी बॉडी है वो उसका प्रॉपर्टी है, हेवीनेस, उसको ही बोलते हैं इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी। मतलब वो बोलेगा कि सर ये बॉडी हेवी है, उसका इनर्शिया ज़्यादा है। मैं बोलूँगा बेटा कितना हेवी है, कितना इनर्शिया ज़्यादा है, तो हमको मास बताएगा कि आपके बॉडी का मास 50 kg है। तो जिस बॉडी का मास कम है उसका इनर्शिया लेस होता है, और जिस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा हेवी है तो उसका मास भी तो ज़्यादा होता है। तो मास इनर्शिया रिप्रेजेंट करता है, मास बताता है कि बॉडी हेवी है कि लाइट है, उसकी प्रॉपर्टी बताता है वो लाइट है कि हेवी है, और उस प्रॉपर्टी को ही इनर्शिया बोलते हैं। एक टेंडेंसी होती है बॉडी के पास, वो ज़्यादा हेवी होके बैठ जाता है, उसको बोलते हैं इनर्शिया, समझा। कोई बॉडी ज़्यादा हेवी है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है, जो हल्का है लाइट है तो उसका इनर्शिया भी कम है। पर इनर्शिया पूछा तो आप क्या बताते हैं, मास। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ध्यान में रखो, मैंने ऐसे ही बता दिया, पीछे भी बताया था। सामने चलता हूँ, मेरे पास ये बॉडी है और उसका मास 50 ग्राम है, लाइट बॉडी है, हल्का है, इनर्शिया कम है। अब इसको आप थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर दो, उस दिन भी बताया था 2 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई किया। ऐसा हल्का सा बॉडी है और उसको थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया तो ये आपका बॉडी भागने लगेगा। पहले वो रेस्ट में था, एट रेस्ट मतलब इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और वो मोशन में आ गया तो उसका स्टेट चेंज हुआ कि नहीं, स्टेट ऑफ रेस्ट छोड़ के स्टेट ऑफ मोशन में आ गया तो उसका स्टेट चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ स्टेट? क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई किया। आप फोर्स ही नहीं अप्लाई करते तो आपका बॉडी कहीं नहीं जाता, स्टेट ऑफ रेस्ट में ही होता, उसका स्टेट चेंज नहीं होता। जब मैं इसको फोर्स अप्लाई करता हूँ तो आपके बॉडी का स्टेट चेंज हो गया, स्टेट ऑफ रेस्ट का बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में आ गया। आपने फोर्स अप्लाई करा मतलब आपने आपके बॉडी को पीछे से जाके पुश किया हुआ है, और आप कहीं 6-7 में पढ़े थे व्हाट इज मीन बाय फोर्स। अब पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। सिंपली बोलते हैं पुश और पुल इज कॉल्ड एज ए फोर्स। तो ये भी फोर्स है, और इस बॉडी को फोर्स अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट को तो उसका स्टेट चेंज हो गया ना। स्टेट ऑफ रेस्ट का ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में आ गया। और मैंने बोला मेरे पास कोई बॉडी है और ये 50 kg का बॉडी है, इतना मास है, और इसको मैंने उतना ही फोर्स अप्लाई किया, F = 2 न्यूटन, इसको भी पुश कर रहा हूँ। और हो सकता है इतने छोटे फोर्स के लिए इतना हेवी बॉडी जो 50 kg मास का है, इसका इनर्शिया ज़्यादा है, वो हेवी है, वो अपने पोजीशन यहाँ पे था ए पे, वहाँ से हिलेगा भी नहीं। हिलेगा नहीं मतलब पहले वो स्टेट ऑफ रेस्ट में था, आप इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो अपना स्टेट चेंज नहीं करता है, अपने पोजीशन को छोड़ के दूसरे पोजीशन पे जाता ही नहीं, जहाँ पे है वहाँ पे होता है। इसका मतलब वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही होता है। पर फिर भी आपका फोर्स उसको मोशन में लाने के लिए ट्राई कर रहा है कि नहीं, उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करने के लिए कोशिश कर रहा है।
समझा? जरा जरा सा फोर्स बढ़ाओ, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो हो सकता है आपका बॉडी 5 न्यूटन पे स्टेट चेंज कर देगा। मतलब ये फोर्स पहले 2 न्यूटन का अप्लाई किया था, स्टेट चेंज नहीं हो रहा था, पर ये फोर्स अप्लाइड ट्राई कर रहा था टू चेंज द स्टेट, स्टेट चेंज करने के लिए प्रयास कर रहा था। तो ये फोर्स जो होता है, भाई ऐसा कोई बॉडी होगा, मोशन में होगा इधर, और 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। सेम वेलोसिटी से इधर से आया, और यहाँ पे आते ही कोई बच्चा उसको हाथ से पकड़ के खींचता है, अपनी तरफ पुल करता है, और पुल करता है मतलब क्या? एग्जर्ट करता है फोर्स। और जब आराम से जो बॉडी आ रहा था ऑब्जेक्ट, उसको पकड़ के खींचा तो उसका स्पीड बढ़ेगा, 40 मीटर पर सेकंड में भी हो सकता है कि नहीं? बताओ। स्पीड चेंज हो गया मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, मतलब क्या चेंज हुआ? स्टेट। तो यहाँ पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपके बॉडी का स्टेट चेंज हो गया। अब जरूरी नहीं कि बॉडी का स्टेट चेंज होना चाहिए, पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, एक तो पुश या पुल, पुश करो, यहाँ पे मैंने पुल करा था, और पुश और पुल को टुगेदर फोर्स बोलते हैं। फिर यहाँ पे पुशिंग फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे पुलिंग फोर्स है, पर फोर्स है। एक तो बॉडी का स्टेट चेंज होता है, या फिर बॉडी है उसी स्टेट में रहती है, स्टेट चेंज नहीं होता, पर यह फोर्स स्टेट चेंज करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। मतलब इट वन टेंड्स टू चेंज द स्टेट, टेंड्स टू चेंज द स्टेट। तो बेटा हमको फोर्स का डेफिनेशन बोलना है। फोर्स फिजिक्स में आता है, और फिजिक्स में आता है तो इसको आप मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, इस बॉडी को मैंने फोर्स अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया? 2 न्यूटन। किधर अप्लाई किया? इस डायरेक्शन में। जब एरो मार्क बताते हैं विथ लाइन सेगमेंट, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आपका फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। किधर से अप्लाई किया वो आपको बताना होता है। तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये उसका डायरेक्शन हो गया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और मैंने बोला था कि फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को अप्लाई करते हैं, एक तो उसका स्टेट चेंज होता है अगर उसका मास कम होगा, मतलब इनर्शिया लेस है, और मास ज़्यादा होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा। फिर भी आपका फोर्स इसीलिए अप्लाई करता है टू चेंज द स्टेट, तो वो ट्राई करता है, प्रयास करता है टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसलिए मैंने फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, responsible to change or tends to change the state of an object. डेफिनेशन मस्त है बेटा, चला बराबर पढ़ो। अब फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी कई सारी टर्म्स फिजिक्स में आती है, आपने देखा, मास, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सबको आप मेजर कर सकते हैं, इनको मैग्नीट्यूड होता है, समझा? 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, फोर्स के बारे में बोला, 5 न्यूटन, मास 5 kg, 10 kg, 50 kg, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। तो ये सभी क्वांटिटीज आप मेजर करते हैं, उनको मैग्नीट्यूड होता है। ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मास है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, और टेम्परेचर है, टाइम है। ऐसी कई सारी क्वांटिटी आती है जो आप मेजर कर सकते हैं, उनको फिजिकल क्वांटिटी। पर ये सभी टर्म जनरली फिजिक्स में आती है, देयरफॉर बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फोर्स भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है, पर उसका डेफिनेशन क्या होता है? वो एक बचपन का डेफिनेशन आपको पता था, पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी कॉल्ड एज ए फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी।
या सिंपली पुश और पुल इज कॉल्ड एज अ फोर्स। पर अब फोर्स का दूसरा भी डेफिनेशन आता है, अ फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्टेट और रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शॉर्टली बोलोगे, अ फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज अ फोर्स। तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ध्यान में रखो, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स अप्लाई करते हैं, एक तो उसका स्टेट चेंज होता है या फिर वो फोर्स प्रयास करता है, टेंड्स टू चेंज द स्टेट, स्टेट चेंज करने के लिए कोशिश करता है। कौन बेटा? फोर्स। ध्यान में आया होगा फोर्स। अब देखते हैं फोर्स का एक फार्मूला है। मेरे पास एक बॉडी है और उसका मास होगा m। सपोज मास है इसका 5 kg। भाई बताओ, ये रेस्ट में है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा मीटर पर सेकंड। रेस्ट में है कि नहीं बताओ। अब इसको आपने फोर्स अप्लाई किया, F बार इक्वल टू 10 न्यूटन। सपोज कितना बेटा? 10 न्यूटन। इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन। कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं जनरली आपका बॉडी उसी डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे तो आपका ये बॉडी इस सरफेस पे था, अब इसका स्टेट चेंज हो गया, वो इधर चल आ रहा है, जा रहा है, और ये जा रहा है तो मोशन में है, तो उसका स्पीड हो गया सपोज v2 बार इक्वल टू ये पहले रेस्ट में था और यहाँ पे स्पीड था 0 और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया होगा और 10 मीटर पर सेकंड सपोज। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे स्पीड कितना? 0 और वहाँ पे कितना? 10। और यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट था तब टाइम था सपोज 0 सेकंड और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे गया तब टाइम हुआ होगा सपोज 2 सेकंड या 5 सेकंड। कोई प्रॉब्लम? अब मेरे को बताओ, आपके ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो गया, डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब क्या चेंज हुआ? वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब क्या चेंज हुआ? स्टेट। और स्टेट चेंज हुआ तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालो, प्रोड्यूस द ए बार इक्वल टू कैसे निकालते हैं? dv बार बाई dt। dv बार कैसे निकालोगे? v2 बार माइनस v1 बार, 10 माइनस 0 दैट्स इक्वल टू 10 अपॉन में dt का मतलब होता है t2 माइनस t1, तो यहाँ पे होगा 5 माइनस 0 5 और 10 बाई 2 5 कितना आता है? 2। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बताया था हमने? मीटर पर सेकंड पर बोला था कि नहीं? अब इस ऑब्जेक्ट को फोर्स कितना अप्लाई किया था? 10 न्यूटन। उसका मास कितना था? 5 kg। और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका स्टेट चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ? 2। भाई मैंने क्या करा? मास इनटू एक्सेलरेशन ये प्रोडक्ट निकालना है। सुनो, तो इस ऑब्जेक्ट का मास कितना था? 5 kg और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ? 2। मास काय में मेजर किया आपने? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन काय में मेजर किया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर किया। और ये प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा? 10। यूनिट क्या आएंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये वैल्यू फोर्स अप्लाइड के बराबर है। किसके बराबर है? फोर्स अप्लाइड। एंड देयरफॉर फोर्स अप्लाइड इक्वल टू फार्मूला आता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये भी 10 न्यूटन का था और ये प्रोडक्ट भी कितना है आपका? 10। पर यूनिट क्या आए थे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान में तो क्लियर? इसका मतलब 10 के बराबर 10 तो है, न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट आता है बेटा न्यूटन और न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अर्थात इस फार्मूले का प्रूफ भी होगा, पर आपको नहीं है तो आप भी फार्मूला ध्यान में रखो। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं बेटा? फोर्स। और उसका जब स्टेट चेंज होता है ड्यू टू दैट फोर्स अप्लाइड, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। और उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को मास m है, तो फोर्स अप्लाइड F बार या F इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। आप वेक्टर में भी लिखते हैं F बार इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या लिखोगे? फोर्स अप्लाइड या फोर्स एक्टिंग इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो ये फार्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है बेटा? फोर्स एक्टिंग इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। और मैंने बोला मास काय में मेजर किया? किलोग्राम। एक्सेलरेशन काय में मेजर करोगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड दैट किलोग्राम मीटर पर सेकंड को टुगेदर क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो आपका फोर्स काय में मेजर करते हैं? न्यूटन। न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है इन शॉर्ट फोर्स। तो व्हाट इज मीन बाय फोर्स? Force is a physical quantity responsible to change or tends to change the state of an object. ध्यान में आ गया? It is a vector quantity. क्योंकि किस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में उसका मोशन डिपेंड होता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ, इधर से फोर्स अप्लाई किया तो इधर जा सकता है, इधर से फोर्स अप्लाई किया तो इधर जा सकता है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। देयरफॉर आपका फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर। उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जैसे मैंने अभी बोला फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से अप्लाई किया, किधर की तरफ अप्लाई किया? राइट की तरफ। या बोल भी सकते हैं फोर्स अप्लाइड ड्यू ईस्ट। सपोज इधर का ईस्ट है तो फोर्स अप्लाइड ड्यू ईस्ट बोलो। फोर्स अप्लाइड टुवर्ड्स ईस्ट टू द बॉडी बोलो। फोर्स अप्लाइड ड्यू ईस्ट टू द बॉडी बोलो। मैंने ये क्या होता है, समझ गया? तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके यूनिट आते हैं न्यूटन। इसका मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अर्थात मास इंटू एक्सेलरेशन के यूनिट। ये होता है बेटा फोर्स। तो जब आप किसी ब्लॉक को, किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? जनरली फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज होता है एक, या फिर उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज होता है। समझो वो इधर से आ रहा था और मैंने इधर फोर्स अप्लाई किया, तो अब वो इधर नहीं जाएगा, ऐसा कहीं चला जाएगा, तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो व्हेन फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी, इट may change the speed of a body, it may change the direction of a body. Number third, it may change both speed and direction of a body. चलो ठीक है इतना। अब एक बात बताता हूँ, आपके पास कोई मटेरियल है, क्ले होगा, वेट क्ले, वेट क्ले जानते हैं, और ये यहाँ पे रखा हुआ है और इस पर मैंने इतना फोर्स अप्लाई किया इधर से 10 न्यूटन, तो हो सकता है ये डिस्प्लेस भी नहीं होगा, इसका स्टेट चेंज नहीं होगा, पोजीशन चेंज नहीं करेगा, पर इधर से अगर उसको फोर्स अप्लाई किया तो इसका इतना जो पोर्शन है वो अंदर घुस सकता है। तो इस बॉडी तो पहले ऐसे था और अब ऐसे हो गया, तो उसका शेप चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? शेप। तो व्हेन फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी, इट में चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। जैसे कोई रबर बॉल है आपके पास, हलो है, और इसको आपने हाथ में पकड़ा और दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई किया, तो वो ऐसा नहीं बन जाएगा कि डिफॉर्म हो जाएगा, तो उसका शेप चेंज हो गया। अब मैंने बोला इतना बड़ा बॉल था आपके पास और आपने इसको इधर से भी फोर्स अप्लाई किया, इधर से भी अप्लाई किया, पकड़ के दबा दिया, तो वो छोटा सा हो सकता है ऐसा कुछ, तो उसका साइज कम हो गया। क्या कम हो गया? साइज।
तो जब किसी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो इट में चेंज द साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, या फिर शेप एंड साइज दोनों भी चेंज कर सकता है। तो मैंने बोला किसी ऑब्जेक्ट को जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या क्या होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं कि स्पीड चेंज होना चाहिए, पर इट में चेंज द स्पीड। जरूरी नहीं कि डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, पर डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर इट में चेंज द बोथ, दोनों भी चेंज कर सकता है। नेक्स्ट वन, व्हेन फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी इट में चेंज द शेप, इट में चेंज द साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। साइज का मतलब जिसको वॉल्यूम भी बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। भाई कोई बोलते हैं कि बॉल इतना बड़ा था, अब ऐसा इतना बड़ा बोलते मतलब स्पेस का इतना पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो उसका साइज होता है, वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम का डेफिनेशन ही होता है, साइज का डेफिनेशन ही होता है। पार्ट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड इज कॉल्ड एज वॉल्यूम, और पार्ट ऑफ ए प्लेन ऑक्यूपाइड इज कॉल्ड एज एरिया। कभी सुना होगा, चलो ठीक, बाद में बता दूंगा। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो इट में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट में चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी या ऑब्जेक्ट इट में चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट में चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट में चेंज बोथ शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और साइज को ही वॉल्यूम बोलते हैं। तो फोर्स अप्लाई करने से क्या क्या होता है ध्यान में रखो। गुड। क्लियर करवा था आपका। भाई कभी कभी बोलते हैं ना आप, सर्कल पढ़े होंगे, ट्रायंगल, मेरे को बता सकते हैं ये सर्कल कहाँ पे है? ये इस बोर्ड पे है, और ये बोर्ड का अपना एक प्लेन है। प्लेन भी तो जानते होंगे, कोई फ्लैट सरफेस होता है और उसके बाउंड्रीज आपको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करनी होती है, उसको प्लेन बोलते हैं। और ये जो छोटा सा मैंने कुछ बताया वो पार्ट ऑफ दैट प्लेन था। अब मैंने बोला ये जो दोनों भी कंस्ट्रक्शन है ट्रायंगल एंड सर्कल इस प्लेन में है। किसका प्लेन है? तो बोर्ड का प्लेन है, तो इसको प्लेन ऑफ बोर्ड बोलते हैं। अब सर्कल को एरिया होता है, ट्रायंगल को भी एरिया होता है, आपने पढ़ा होगा। और एरिया क्या होता है? तो पार्ट ऑफ अ प्लेन ऑक्यूपाइड बाय दैट फिगर कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज मीन बाय एरिया ऑफ ए सर्कल? तो पार्ट ऑफ अ प्लेन ऑक्यूपाइड बाय दैट सर्कल। ये सर्कल जो है इस पूरे प्लेन का इतना ही पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट वन कॉल्ड एज एरिया। उसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज रेडियस। ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल को भी तो एरिया है, उसने भी पार्ट ऑफ अ प्लेन ऑक्यूपाई किया, तो वो होगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ध्यान में आया? एरिया मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ ए प्लेन ऑक्यूपाइड इज कॉल्ड एज एरिया। अब मैंने बोला सर्कल के बजाय मैंने कोई स्फीयर लिया, स्फीयर। अब स्फीयर प्लेन पे नहीं बैठता है, वो स्पेस में आता है, बाहर आएगा कि नहीं ऐसा? तो आपका स्फीयर स्पेस में होता है। और ये यहाँ पे एक आधा स्फीयर रखा तो इस पूरे स्पेस का इतना पार्ट वो ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको बोलते हैं साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। साइज बोलो या फिर वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? पार्ट ऑफ प्लेन ऑक्यूपाइड इज कॉल्ड एज एन एरिया एंड पार्ट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड इज कॉल्ड एज ए वॉल्यूम। चलो ठीक। तो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट, ये तो मैंने ऐसे ही बताया था, वॉल्यूम वर्ड आया इसलिए। फोर्स, तो फोर्स का पहला डेफिनेशन था पुश और पुल, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट वन कॉल्ड एज ए फोर्स। पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन अभी आपने देखा, अ फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ए फोर्स। फॉर्मूला भी देखा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी फिर इसके बारे में हमको और बोलना है, ये कहीं न्यूटन्स लॉ बनता है, पर अभी तो फोर्स का डेफिनेशन।
फिर मैंने बोला जब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या क्या होता है, फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो व्हेन फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, इट मे चेंज द शेप, it may change the direction, it may change the speed, or it may change the both speed and direction. बाद में बोला when force is applied to any object, it may change the shape of that object, it may change the size of that object, or it may change the both shape and size. कोई प्रॉब्लम? गुड। मैं एक बात करते हैं, आपका कोई ऑब्जेक्ट है, बड़ा सारा बॉडी है, 50 kg का है, और ये 50 kg उसका मास रिप्रेजेंट करता है। मैंने बोला ये हेवी बॉडी है, और हेवी है तो उसको इसका इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप पढ़ना है एक्चुअली इनर्शिया क्या है। ये इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। ये एक टेंडेंसी है इस बॉडी का। कैसा टेंडेंसी आता है देखो, तो इस बॉडी को मास है, इसमें जो मैटर है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट कितना होगा 50 kg, और ये बॉडी एट रेस्ट है, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। एट रेस्ट बोलो या इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब उसको बाहर से कोई फोर्स मत अप्लाई करो, है ऐसे रहने तो क्या ये अपना स्टेट चेंज करेगा? नहीं करेगा, रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा। अब इसको मैं बहुत ही कम फोर्स अप्लाई करता हूँ। एक छोटा सा बच्चा जाता है नर्सरी का और उसको अपने फिंगर से पुश करता है, तो बताओ क्या 50 kg का बॉडी डिस्प्लेस होगा? नहीं होगा, रेस्ट में रहेगा, अपना स्टेट चेंज नहीं करता है। पर ये तो बच्चा जाके उसको पुश कर रहा है। पुश कर रहा है मतलब क्या? एग्जर्ट कर रहा है फोर्स। तो इसने कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया F1 से, आपका बॉडी हिला भी नहीं। बाबरे हिला क्या बताओ? तो उसने स्टेट चेंज करा क्या? नहीं करा। अब दो बच्चे गए छोटे छोटे और दोनों का फोर्स अप्लाई कर रहे, कितना हो गया? 2F। पहले का F, दूसरे का F, 2F। फिर भी आपका बॉडी हिल रहा नहीं। फिर 3 बच्चे गए और तीनों फोर्स अप्लाई कर रहे, 3F। छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसे अपने फिंगर से पुश करते हैं। अब तीनों का फोर्स 3F इस बॉडी को डिस्प्लेस करता है क्या? नहीं करता है सपोर्ट, बॉडी हिलती भी नहीं। इतने कम फोर्स से इतना बड़ा बॉडी कैसे हिलेगा? तो बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करता है। अगेन 4 बच्चे गए और इस बॉडी को फोर्स अप्लाई किया। कितना फोर्स अप्लाई हुआ होगा? 4 जनों का 4F। फिर भी बॉडी आपका रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही है, हिल रहा भी नहीं। इसका मतलब ये बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में था, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, पर बॉडी आपका स्टेट ऑफ रेस्ट में ही है। इसका मतलब अप्लाइड फोर्स को वो अपोज कर रहा है। ये बोलते हैं जाओ, तो ये बोलती है नहीं जाना है, वो वहां पे रुकती है। मतलब ये बॉडी ये अप्लाइड फोर्स को अपोज करती है। और फोर्स काय के लिए अप्लाई किया आपने? टू चेंज द स्टेट, स्टेट ऑफ रेस्ट का बॉडी मोशन में लाने के लिए। पर आपका बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहता है, इस फोर्स को अपोज करती है, स्टेट ऑफ मोशन में आने के लिए अपोज करती है। तो हर एक बॉडी के पास जनरली ये टेंडेंसी होती है, और स्टेट ऑफ रेस्ट का बॉडी मोशन में आने के लिए अपोज करता है। स्टेट ऑफ रेस्ट का बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में आने के लिए अपोज करता है। ये तो बेचारे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टू चेंज द स्टेट, पर बॉडी आपका स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, मतलब स्टेट चेंज करने के लिए अपोज कर रहा है। तो हर एक बॉडी जो रेस्ट में है वो अपना स्टेट चेंज करने के लिए अपोज करती है। क्या करती है? अपोज। अब एक बहुत बड़ा बॉडी है, इतना 500 kg का होगा, और रोड से आ रहा है इधर से, कांस्टेंट स्पीड होगा 20 मीटर पर सेकंड, और ये डायरेक्शन है, तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? वेलोसिटी।
तो ये स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है, इन द सेम डायरेक्शन, इधर आ रहा है इस तरीका काय में होगा, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन। अब ये रोड से निकला है और एक बच्चा छोटा सा इधर से गया और उसको रुका रहा है तो उसके पास जाएगा, उसको हाथ लगाएगा, और हाथ जब लगाता है मतलब इसको रुका रहा है, बहुत ही कम फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये बॉडी रुकेगा क्या? नहीं, उसके ऊपर से चला जाएगा। इसका मतलब ये उसको रुका रहा है, मतलब रिटार्ड कर रहा है, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहा है, समझा? उसको पुश कर रहा है, तो ये बॉडी रुकता ही नहीं है, उसके ऊपर से चला जाता है। इसका मतलब ये जो रुकवा रहा है उसको अपोज कर रहा है, इसके मोशन को रेस्ट में लाने के लिए, मतलब स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में लाने के लिए कोशिश कर रहा है, पर ये बॉडी रुकता नहीं है, उस फोर्स को मानता भी नहीं है, उसके ऊपर से चली जाती है। मतलब ये बॉडी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन में था, तो अपना स्टेट चेंज करने के लिए अपोज करती। तो हर एक बॉडी एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में होगा इन द सेम डायरेक्शन, और अपना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करने के लिए भी अपोज करता है, और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन भी चेंज करने के लिए अपोज करता है। तो हर एक बॉडी के पास ये टेंडेंसी होता है, एवरी बॉडी इट हैज अ टेंडेंसी टू अपोज, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन। इसको ही बोलते हैं इनर्शिया। एक्चुअली ये बॉडी का जो टेंडेंसी होता है अपना स्टेट चेंज करने के लिए अपोज करने का, उसको ही इनर्शिया बोलते हैं। एवरी बॉडी इट हैज अ टेंडेंसी टू अपोज, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन। कोई भी स्टेट रहने दो, स्टेट ऑफ रेस्ट का है तो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहता है, स्टेट ऑफ मोशन में आने के लिए अपोज करती, और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन होगा तो स्टेट ऑफ रेस्ट में आने के लिए अपोज करती है, अपना ही स्टेट कंटिन्यू करती। तो एवरीबॉडी इट हैज ए टेंडेंसी टू अपोज, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम डायरेक्शन। दैट प्रॉपर्टी, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड एज इनर्शिया। यह हर एक बॉडी का टेंडेंसी होता है, उसको बोलते हैं इनर्शिया। अब मेरे को बताओ, इतने बड़े बॉडी के बजाय छोटा सा बॉडी होता तो इतने फोर्स के लिए तो अपना स्टेट चेंज करा होता। इतने बड़े बॉडी के बजाय एक छोटा सा बॉडी होता तो ये बच्चा उसको आराम से रुकाता था, ऐसा करा कि बॉडी रुकता था। इसका मतलब ये जो टेंडेंसी है टू अपोज, टू चेंज इट्स स्टेट, ये उसके मास पे डिपेंड होती है। मास अगर ज़्यादा है तो ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और मास अगर कम है तो ये टेंडेंसी कम होती है। देखो हमने बोला मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास अगर ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है, ये टेंडेंसी ज़्यादा है। कौन सा टेंडेंसी ज़्यादा है? टू अपोज, टू चेंज द स्टेट। और मास अगर कम है तो ये टेंडेंसी भी कम है, बॉडी इजीली अपना स्टेट चेंज कर सकती है, इवन स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। तो ये होता है मान इनर्शिया। तो इनर्शिया एक टेंडेंसी होती है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और क्या होता है ध्यान में आया होगा। तो पहले हमको इनर्शिया पढ़ना था तो इनर्शिया एक्सप्लेन कर दिया। अब हम फोर्स में नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें फर्स्ट लॉ आता ही है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसके बाद में आता है लॉ ऑफ मोमेंटम, फिर लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो जरा पढ़ते हैं नेक्स्ट पीरियड में। तो अभी तक पढ़ो, इस लेक्चर को सुनो, स्किप करके नोट्स वगैरह बना लिया करो, और कुछ प्रॉब्लम आता है तो शुरू से लेक्चर रिपीट करना है, पढ़ना है बार बार, समझा? बड़ा परफेक्ट होना चाहिए टॉपिक, यही उम्र होती है पढ़ने की। गुड, ऑल द बेस्ट।